हो, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और इसका कितना है विस्तार कर लें इस विषय का हम लोग, उतना कम होगा, क्योंकि रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं और स्थितियां भी विकट होती जा रही हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना उद्बोधन शुरू करें। डॉक्टर सतीश गर्ग जी। सतीश सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार माइक ऑन कर दीजिए सर। हाँ जी। सबसे पहले मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के ऑर्गेनाइजर का, हेतल दवे मैडम का और बलदेव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से आयुर्वेद को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि अब इसमें नए नए प्रयोग होने जा रहे हैं और ये पूरी तरह मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। जो पहले किताबों में कहा जाता था कि ये श्लोकों का ही ग्रंथ है, पर अब इसमें बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगी, तो इस बच्चों में इसकी रुचि बढ़ती जा रही है। इनके अथक प्रयास से इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं डॉक्टर सतीश गर्ग आई ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर हूं और मेरा 32 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आज मैं श्वास रोग के बारे में जो भी मेरी थोड़ी सी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आयुर्वेद में जो श्वास, कास और हिक्का, इनके निदान एक ही तरह के बताए गए हैं। उनके बारे में मैं आपको मॉडर्न के साथ कंपैरिजन करके कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूंगा। जैसे उनमें लिखा है, विदाही पदार्थों का सेवन करने से, विदाही जो दाह उत्पन्न करते हैं, जो जलन पैदा करते हैं, उनके कारण श्वास हो सकता है। अब इसके कारण श्वास कैसे हो जाएगा, इसका ये है, जो विदाही पदार्थ हैं वो प्राणवाही स्रोतों के इन्फ्लामेशन करके वहां से सिक्रीशन पैदा करते हैं। वो सिक्रीशन श्वासवाही स्रोतों को बंद कर देते हैं, जिसके कारण श्वास हो सकता है। एक तो विदाही पदार्थों का सेवन करने से, जैसे मरीच है, शरशप है, इनका पदार्थों का सेवन करने से। दूसरा उसमें बताया है गुरु पदार्थों का सेवन करने से। गुरु पदार्थों में जैसे सुअर का मांस है, उड़द की दाल है, ये पित्त प्रकोपक भी हैं और कफ को भी बढ़ाते हैं। तो कफ के कारण म्यूकस क्रीट होती है, वो रास्ते को बंद कर देती है, स्रोतों को बंद कर देती है। इसी हिसाब से रूक्ष पदार्थों का सेवन बताया है। रूक्ष पदार्थ जैसे चने का सेवन करने से वात प्रकोपित होती है, वो वागस नर्व को स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बताया है विष्टम्भी पदार्थों का सेवन करने से। विष्टम्भी है जो कवच पैदा करने वाले हैं। कवच पैदा करने वाले में क्या है, कवच पैदा, जब मल का अवरोध हो जाता है तो उदर में वायु की वृद्धि हो जाती है। उदर में वायु की वृद्धि होने से वो डायाफ्राम को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिसका असर लंग्स के ऊपर पड़ता है, तो उसके कारण अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी लंग्स की कम हो जाती है। इसी तरह अभिसंधि पदार्थों का सेवन बताया है। अभिसंधि पदार्थ जैसे दही से बने पदार्थ, ये स्रोतों को अवरोध करते हैं। स्रोतों अवरोध हो जाएगा तो उसके कारण सांस बाहर एक्सपीरेशन नहीं होगा, जिसके कारण श्वास रोग की उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा कुछ बताया है, जैसे शीतल जल का सेवन करने से, शीतल वायु का सेवन करने से, शीतल स्थान पे रहने से, तो इन कारणों से वात प्रकोपित होकर श्वास रोग को उत्पन्न करती है। इसी तरह धूलिकन के या धुआं का सेवन करने से ये एलर्जी को पैदा करते हैं। एलर्जी अपने शरीर में पेरिफेरल जो वाजो कंस्ट्रिक्शन है, उसके बाद कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ा देती है, जिसके कारण ब्लड बाहर आके लंग्स में इकट्ठा हो जाता है, लंग्स की वाइटैलिटी कम हो जाती है, तो उसके कारण श्वास रोग के होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एलर्जी वाले में जैसे धूल हो गया, धुआं हो गया। इसी तरह अग्नि को तापने से वही पित्त के प्रकोपक कारणों से हो जाता है। इसी तरह उसके अलावा है कुछ वात प्रकोपक कारण बताए हैं, जैसे अधिक भार उठाने से, अधिक मार्ग चलने से, अधिक व्यायाम करने से, वेगों को धारण करने से, लंघन करने से, ये सभी चीजें वात प्रकोपक हैं। वात प्रकोपक तो श्वास का, जैसे आपको नाम से ही पता चलता है, इसमें कफ दोष और वात दोष, ये दोनों दोष प्रधान हैं। तो इन कारणों से व्यक्ति में श्वास, कास, हिक्का, विदाही पदार्थों का सेवन करने से, गुरु पदार्थों का सेवन करने से, रूक्ष पदार्थों का सेवन करने से, इसी तरह विष्टम्भी कवच पैदा करने वाले अभिसंधि पदार्थों का सेवन करने से, शीतल जल, शीतल अन्न, शीतल वायु का सेवन करने से, शीतल भोजन का सेवन करने से, धूल के कारण, धुएं के कारण और अग्नि को तापने से, और इसके अलावा मार्ग चलना, अधिक व्यायाम करना, वेगों के धारण करने से
और अवतर्पण करने से, इन कारणों से श्वास, कास, हिक्का, ये थोड़ा सा मॉडर्न के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद है श्वास रोग की संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या है भाई, श्वास रोग जैसे आपको सबको पता ही है, इसमें क्या है, जब हम सांस लेते हैं इंस्पिरेशन, उस टाइम तो ल्यूमेन वाइड होती है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ल्यूमेन छोटी हो जाती है, नैरो हो जाती है और नेचुरल होता है। तो इसकी संप्राप्ति में लिखा है कफ के प्रकोप के कारण अवरुद्ध हुए प्राणवाही स्रोत, उसके कारण क्या है, वायु अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण अवरुद्ध तथा विमार्गगामी वायु, कफ के प्रकोप के कारण प्राणवाही स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण वायु रुक जाती है। अवरुद्ध तथा विमार्गगामी वायु अब बाहर निकलने की बजाय लंग्स में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या है, कफ के प्रकोप के कारण अवरुद्ध तथा विमार्गगामी वायु संपूर्ण फुफ्फुस में व्याप्त होकर जब वेग के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है और फुंकार के समान बाहर निकलती है, एक्सपीरेट करती है, तो उसी के कारण सीटियां बजती हैं, तो उसी को व्हीजिंग साउंड भी कह देते हैं। कई बार क्या होता है, बिल्कुल सांस अगर रुक जाए तो विष वग ब्रजती, यह विष के समान व्यक्ति को प्राण घातक भी हो सकता है। ये हो गया इसकी संप्राप्ति। इसके बाद है इसके पूर्व रूप। पूर्व रूप में क्या है, इसके हृदय में पीड़ा। हृदय में पीड़ा क्यों होगी, क्योंकि लंग्स में से जब वायु ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, तो हार्ट को भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण फिर हृदय में पीड़ा होती है। तो एक तो इसमें पूर्व रूप में हृदय में पीड़ा, इसके बाद है उदर में आधमान। अभी मैंने बताया जैसे उदर में वायु इकट्ठी हो जाती है, उदर में आधमान। मल का अवरोध हो जाने से आनाहा, उदर में आधमान, अनाहा, आटोप, वक्त्र वैरस्य, मुख की विरसता, जो कफ आता है, कफ के कारण मुख का टेस्ट बिगड़ जाता है, वक्त्र वैरस्य। और शंख निस्तोध, यहाँ पे टेम्पोरल रीजन में पेन होती है व्यक्ति को, क्योंकि जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसके कारण टेम्पोरल रीजन में पेन भी होती है। तो ये इसके पूर्व रूप हैं, हृदय में पीड़ा, उदर में आधमान, शूल, अनाहा, वक्त्र वैरस्य और शंख निस्तोध। फिर उसके बाद आगे इसके भेद। इसके आयुर्वेद में श्वास के 5 भेद बताए हैं। एक तो है महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, ये तीनों त्रिदोषज हैं और ये असाध्य हैं। उसके बाद चौथा है तमक श्वास, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा कह देते हैं, और 5वां है क्षुद्र श्वास, जिसको एक्सर्शनल डिस्निया कह देते हैं। जैसे हम थोड़ा सा सांस कम काम करते हैं, दौड़ते हैं, तो उससे सांस चढ़ जाता है। ये कोई डिजीज नहीं है, ये वीकनेस की निशानी है। तो पहले वाला है भी महाश्वास। महाश्वास को अगर मॉडर्न में कंपेयर किया जाए तो इसको बायोट ब्रीदिंग कहते हैं। बायोट ब्रीदिंग को पहले समझ लो। इसमें क्या है, ब्रेन में अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा उसके डैमेज होने के कारण, या ज्यादा ओपियम के सब्सटेंस खाने से, या मेनिंजाइटिस के कारण, या फिर सेरिब्रल सीएनएस की इन्फेक्शन हो जाए, सीएनएस में कोई एब्सेस बन जाए, कोई ट्यूमर बन जाए, तो मेन बात है ब्रेन में जब भी कोई लीजन बनेगा, या चाहे अफीम के खाने से, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा की डिजेनरेशन होने से, या मेनिंजाइटिस होने से, या एब्सेस फॉर्मेशन हो जाने से, या सीएनएस में इन्फेक्शन हो जाने से, या हेमेटोमा बन जाने से, इनके कारण बायोट ब्रीदिंग या महाश्वास उत्पन्न होता है। महाश्वास के अब लक्षण क्या हैं जो आयुर्वेद में बताए हैं। इसमें व्यक्ति क्रुद्ध, थके हुए, मस्त सांड के हाँफने के समान श्वास लेता है। उसमें क्या है, जब अंदर तो सांस जाता नहीं, बड़े जोर जोर से बाहर की तरफ फेंकता है वो, तो उसके कारण जैसे सांड लड़ते हैं, पशु लड़ते हैं हाँफते हुए, उसी तरह की आवाज आती है। तो क्रुद्ध, थके हुए, मस्त सांड के हाँफने के समान श्वास लेता है। और जिसकी श्वास क्रिया दूर से ही प्रत्यक्ष है, आपने देखा होगा सांड लड़ते हैं तो बड़ी दूर से ही आपको पता चल जाता है कहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो इतने ऊंचे ऊंचे श्वास आते हैं इसमें ब्रेन के लीजन के कारण। तो जिसकी श्वास क्रिया दूर से ही प्रत्यक्ष हो, अब इसमें भी ऑक्सीजन की कमी भी नेचुरल हो जाएगी, ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कम जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से लुप्त, व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। अब वो उसके कारण वो व्यक्ति बोल भी नहीं पाता प्रॉपरली, तो उसके कारण टूटे हुए शब्दों का बस बड़े कष्ट के साथ उच्चारण करता है। मल मूत्र भी रुक जाते हैं, और उसके कारण नेत्रों में चंचलता, मुख का तथा नेत्रों का फैलना। अब ये नेत्रों का फैलना, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, तो ये डिजीज प्राण घातक है। तो दोबारा बता देता हूँ, ये बायोट ब्रीदिंग मॉडर्न में इसको कह सकते हैं, ब्रेन के लीजन के कारण होती है, मेनिंजाइटिस है,
एब्सेस है, ट्यूमर है, हेमेटोमा है, या फिर ओपियम के सब्सटेंस के कारण, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेंटा के कारण। तो इसके कारण महाश्वास, जो आयुर्वेद में महाश्वास है, इसमें वात की ऊर्ध्व गति होने के कारण, ऊर्ध्वगामी होने के कारण व्यक्ति क्रुद्ध थके हुए मस्त सांड के हाँफने के समान श्वास लेता है और उसके श्वास क्रिया दूर से ही प्रत्यक्ष होती है। टूटे हुए शब्दों का उच्चारण करता है, मुख तथा नेत्र उसके फैल जाते हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, नेत्रों की चंचलता, और व्यक्ति बार बार बेहोश हो जाता है। और शीघ्र ये प्राण घातक है, असाध्य है, इसलिए प्राणों का नाश कर देता है। ये तो हो गया भी महाश्वास। उसके बाद है ऊर्ध्व श्वास। ऊर्ध्व श्वास में क्या है, व्यक्ति बाहर की तरफ तो सांस छोड़ता रहता है पर अंदर की तरफ श्वास नहीं ले पाता। उसका कारण क्या है, भी इंस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, उसका जो ल्यूमेन है वो कफ के प्रकोप के कारण अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने से वो अंदर की तरफ सांस नहीं ले पाता, तो जो सांस अंदर गया है, कलेक्टेड एयर है, वो धीरे धीरे करके बाहर छोड़ता रहता है। तो इसका लक्षण भी ऐसी है, जो व्यक्ति अधिक देर तक बाहर की तरफ तो श्वास छोड़ता रहता है परंतु अंदर की तरफ उतनी देर श्वास नहीं ले पाता। जब अंदर की तरफ सांस नहीं जाएगा तो उसको नेचुरल ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी, जिसको वात प्रकोप कह देते हैं, उसके कारण व्यक्ति की दृष्टि ऊपर की तरफ उठी रखती है और व्यक्ति का चेहरा श्वेत हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। थोड़ा थोड़ा नीलापन, साइनोसिस हो जाता है। ब्लड की कमी के कारण चेहरा श्वेत हो जाता है, थोड़ा सा नीला हो जाता है। व्यक्ति बेचैन रहता है, ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति बेचैन रहता है और बार बार बेहोश हो जाता है और व्यक्ति प्रलाप करता है, डिलीरियम। तो इसको ऊर्ध्व श्वास कहते हैं। अब मॉडर्न में इसको स्ट्रक्चरस ब्रीदिंग कहते हैं। जैसे खुर्राटे मार के सांस लेते हैं ना, तो उसको स्ट्रक्चरस ब्रीदिंग कहते हैं। ऊर्ध्व श्वास वाले में क्या है भी, इसके कारण क्या है, जब जिन कारणों से जो सांस हम अंदर लेते हैं, लैरिंक्स के ऑब्स्ट्रक्ट होने से या लैरिंक्स की मसल कमजोर होने से, जैसे कह देते हैं ना, मोटे व्यक्ति उसकी मसल कमजोर हो जाती है तो सीधे लेटते हैं, वो खुर्राटे लेते हैं। इसमें ये डिजीज है। अंदर की तरफ जब सांस जाता है तो उसका रास्ता रुक गया, लैरिंजाइटिस के कारण या मसल का स्पाज्म होने से या मसल के वीक हो जाने से। ये तो हो गए बाहर वाले कारण। अंदर वाले लंग्स के कारण है भी, जिन जिन डिजीज में लंग्स में स्पेस कम हो जाए, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में हो जाता है, निमोनिया में हो जाता है, पल्मोनरी एब्सेस में हो जाता है और कैंसर में हो जाता है। तो जब लंग्स का स्पेस कम हो गया, नेचुरल अंदर एयर कम जाएगी। अंदर एयर, तो इसका लक्षण ऐसा ही है, जो बाहर की तरफ छोड़ता रहता है परंतु अंदर की तरफ नहीं ले पाता, उसको ऊर्ध्व श्वास कह देते हैं। और मॉडर्न में इसको स्ट्रक्चरस ब्रीदिंग, जो खर्राटे वाली ब्रीदिंग कह देते हैं। फिर इसके बाद है भी तीसरा छिन्न श्वास। छिन्न श्वास को मॉडर्न में कीन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कह देते हैं। कीन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या है, व्यक्ति एक सीरीज के रूप में व्यक्ति लंबे लंबे और तेजी से सांस लेता है, बाद में उस सीरीज में धीरे धीरे हो जाता है और अंत में वो सांस लेना ही बंद कर देता है, सांस उसका छूट जाता है। तो इसको मॉडर्न में क्या कहेंगे, इट इज द सीरीज ऑफ 8 to 10 रैपिड इंस्पिरेशन which increase in magnitude and then decrease and ultimately there is a gap between the two series। व्यक्ति 8-10 लंबे लंबे सांस लेता है, फिर उसके सांस धीरे हो जाते हैं, फिर सांस रुक जाता है। रुकने वाली स्टेज में उसको पॉज कहते हैं, उसमें कोई सांस नहीं आता, उसको एपनिया भी कह देते हैं। तो मॉडर्न में इसको कीन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कह देते हैं, आयुर्वेद में इसको छिन्न श्वास कह देते हैं। छिन्न का मतलब टूट ना जाए, बीच में से टूट जाना श्वास का। तो इसको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर इसके सिम्टम देखा जाए तो इसमें क्या है, व्यक्ति पूर्ण सामर्थ्य लगाकर बड़े कष्ट के साथ श्वास लेता है, पूरा जोर लगा देता है सांस लेने के लिए, बड़े कष्ट के साथ सामर्थ्य लगाकर बड़े कष्ट के साथ श्वास लेता है और बीच बीच में कई बार श्वास छूट जाता है। इसके कारण व्यक्ति को दाह, स्वेद, प्यास, नेत्र में शोथ। अब ये नेत्र में शोथ का कारण क्या है भी, जो रीनल, एक तो रीनल हो गया, रीनल अस्थमा, एक हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण, एक एनीमिया के कारण। अब ये नेत्र शोथ वाला एनीमिया के कारण, एनीमिया में क्या होता है भी, एनीमिया में प्रोटीन की कमी हो जाती है।
प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ब्लड को ब्लड वेसल के अंदर अट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो फ्लूइड बाहर निकल जाता है। फ्लूइड बाहर निकल के लंग्स में इकट्ठा हो जाता है। तो लंग्स में जब इकट्ठा हो गया तो उसको सांस लेने में कष्ट आता है, जिसके कारण छिन्न श्वास पैदा होता है। तो ये तो हो गया, दोबारा बता देता हूँ। छिन्न श्वास में क्या है, इसमें व्यक्ति अपना पूर्ण सामर्थ्य लगाकर बड़े कष्ट के साथ श्वास लेता है और बीच में श्वास छूट जाता है, उसको एपनिया या पॉज कहते हैं। अब इसमें क्या है, दाह, स्वेद, प्यास, नेत्र में शोथ, एक नेत्र का लाल होना, आंखों से पानी आना, नेत्र से पानी आना, और इसके अलावा ये वस्ती शोथ भी लिखा है इसमें। वस्ती शोथ में क्या है भी, रीनल डिजीज के कारण जब व्यक्ति को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रोटीन की कमी से होता है, तो वो जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, वो ब्लड का वॉल्यूम फिर हार्ट के ऊपर असर पड़ता है, हार्ट के बाद फिर लंग्स में इकट्ठा हो जाता है। तो बैक प्रेशर होने से जब हार्ट से लंग्स में जाएगा तो लंग्स में जाके उसका स्पेस कम कर देगा, जिसके कारण उसको छिन्न श्वास हो जाता है। तो ये है भी इसका कीन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। अगर इसके मॉडर्न के कारण देखें, कीन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होने के यूरीमिया के कारण हो जाता है, जॉन्डिस के कारण हो जाता है, टॉक्सीमिया के कारण हो जाता है, सनस्ट्रोक के कारण भी हो जाता है, और किसी पॉइजन के कारण भी हो जाता है। ये है भी कीन स्ट्रोक। ये तीनों के तीनों महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास और छिन्न श्वास तीनों बड़ी बड़ी बीमारियों वाले हैं, तीनों ही असाध्य माने गए हैं। उसके बाद है तमक श्वास, जिसको मॉडर्न में इसको ब्रोंकियल अस्थमा कह देते हैं। तो तमक श्वास में क्या है व्यक्ति, इसमें कफ के प्रकोप के कारण अवरुद्ध तथा बीमार्गगामी वायु, तो इसका मतलब है जब सांस बाहर छोड़ते हैं एक्सपीरेशन के ड्यूरेशन में, जब उसका रास्ता बंद हो जाए, तो इसमें क्या है, कफ के प्रकोप के कारण अवरुद्ध तथा बीमार्गगामी वायु कफ को उत्तीर्ण करके, जब उस कफ के जिसने रास्ता बंद किया उसको फाड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो कफ को उत्तीर्ण करके प्रतिशाय के समान लक्षण उत्पन्न करता हुआ, जैसे ऐसे लगता है व्यक्ति को जैसे जुकाम हुआ हो, तो उसमें जैसे आते हैं ना आवाज में क्रेपिटेशन साउंड कहते हैं उसको, तो कफ को उत्तीर्ण करके प्रतिशाय के समान लक्षण उत्पन्न करता हुआ, और घुरघुर शब्द युक्त, घुरघुर शब्द युक्त जैसे कबूतर की आवाज सुनी होगी आपने, उसके ऐसे लगता है जैसे गले में कुछ अटका हुआ हो। घुरघुर शब्द युक्त, कफ को उत्तीर्ण करके प्रतिशाय के समान लक्षण उत्पन्न करता हुआ, शीर तथा ग्रीवा को कंपाता हुआ। अब ये ग्रीवा वाला लक्षण, ग्रीवा में क्या है भी, इसमें जब लंग्स के अंदर स्पेस कम है तो यहाँ से ब्लड आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ की ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है, जुगुलर वेन। तो इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, जुगुलर वेन इसमें डिस्टेंडेड मिलती है। शिर वाला अभी आया था, टेम्पोरल रीजन में दर्द होता है, तो शिर तथा ग्रीवा को कंपाता हुआ, घुरघुर शब्द युक्त, जब वेग के साथ बाहर निकलता है तो उसको तमक श्वास कह देते हैं। इसमें क्या है, व्यक्ति खांसते खांसते बेहोश हो जाता है, रोगी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, और खांसते खांसते जब कफ निकल जाता है तो व्यक्ति कुछ देर के लिए आराम महसूस करता है, और रोगी को निद्रा भी नहीं आती, रोगी को स्वेद भी बहुत आता है। तो यह है तमक श्वास। और आयुर्वेद में इसके दो आगे भेद किए हैं, प्रतमक और संतमक। वैसे तो तमक श्वास में वात और कफ होते हैं, तो प्रतमक वाले में अगर साथ में उसको ज्वर तथा मूर्छा आने लगे, ज्वर मूर्छा का मतलब है उसको वात और कफ के साथ पित्त का अनुबंध हो गया, पित्त का अनुबंध का मतलब है भी उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होगी, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से म्यूकस क्रीशन शुरू हो गई, जो कि उसके रास्ते को और ज्यादा बंद कर देती है, तो उसको प्रतमक श्वास कह देते हैं। तो दोबारा बता देता हूँ, प्रतमक श्वास, इसमें क्या है भी, तमक श्वास में जब ज्वर तथा मूर्छा का अनुबंध हो जाए तो इसका मतलब पित्त का अनुबंध हो गया वात और कफ के साथ। और इसके कारण क्या हो सकते हैं, जिसमें उदावर्त के कारण, अजीर्ण के कारण, क्लिनकाय के कारण, इन कारणों से, और रजकणों के कारण, इसका मतलब है धूली के कारण, उदावर्त के कारण, या क्लिनकाय गीले शरीर के कारण इन्फेक्शन हो सकती है उसको। तो उसके कारण जब इन्फेक्शन साथ में हो जाएगी अस्थमा की, तो उसको प्रतमक श्वास कह देते हैं। फिर इसका एक और भेद है संतमक श्वास। संतमक साइकोलॉजिकल डिस्निया को कह देते हैं, जो मानसिक कारणों से बढ़े और अंधकार में प्रवेश, जिसके कारण तमोदोष की वृद्धि होती है, अंधकार में प्रवेश के कारण, और जो मानसिक कारण साइकोलॉजिकल के कारण बढ़े, तो उसको संतमक श्वास कह देते हैं। और शीतल पदार्थों के सेवन से जो शांत हो,
इसका मतलब पित्त दोष को शांत कर देता है। तो ये है भी प्रतमक और संतमक। उसके बाद है इसका लास्ट वाला क्षुद्र श्वास। क्षुद्र श्वास को वैसे तो डिजीज नहीं कहते, वो तो सात्य ही है। इसमें क्या है, अधिक परिश्रम करने से और रूक्ष पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति को जब सांस फूल जाता है और जिसके वेग हल्के आते हैं और जो विश्राम करने से जो शांत हो जाता है, उसको क्षुद्र श्वास कह देते हैं। ये हो गए भी 5 टाइप। अब इसका जो तमक श्वास को ब्रोंकियल अस्थमा कह देते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। अपनी जो ब्रोंकियल ट्री है किसी भी स्टिमुलस से जब ओवर रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाती है, तो उसके कारण अस्थमा हो जाता है। अब रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ क्यों जाती है या हाइपर सेंसिटिव कब हो जाती है, तो ये क्या है, व्यक्ति को डस्ट के कारण, पोलन ग्रेन्स के कारण, वागस नर्व की स्टिमुलेशन के कारण, कोई एलर्जन के कारण, ये कुछ बहुत सारे कारण हैं। तो इट इज ड्यू टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। अब ये अस्थमा का अटैक के दौरान आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जब हम सांस लेते हैं तो ल्यूमन वाइड होती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ल्यूमन नैरो हो जाती है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है अपना। जितनी देर हमें सांस अंदर लेने में लगता है, उससे ज्यादा टाइम हमें सांस बाहर छोड़ने में लगता है। अब ये जब बाहर की तरफ हम सांस छोड़ते हैं, एक्सपीरेशन करते हैं, उसका रास्ता अगर और कारणों से और ज्यादा नैरो हो जाए, तो जब नैरो रास्ता हो गया तो उसमें से सांस आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, जिसके कारण फिर व्यक्ति को डिस्निया हो जाता है। तो उसको अस्थमा कह देते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए। अब इसमें क्या है, एक्सपीरेशन के दौरान उसका रास्ता नैरो कैसे हो जाएगा, उसके कुछ कारण हैं। तो एक तो नॉर्मली ल्यूमन छोटी होती है, नंबर 1। दूसरा क्या है, और ज्यादा छोटी हो सकती है, उसके कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं। एक तो है सबसे बड़ा वागस नर्व की स्टिमुलेशन। अब वागस नर्व क्या करती है, ब्रोंकियल मसल जो ब्रोंकियल ट्री के द्वारा लगे हुए हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती है, खींच के उसको टाइट कर दे देगी, रास्ता छोटा हो जाएगा। अब वागस नर्व की स्टिमुलेशन किस किस कारणों से हो सकती है, एलर्जी से होगी, पोलन ग्रेन से होगी, एलर्जन से, या कोई डस्ट पार्टिकल से, ये बहुत सारे कारण हैं। ठीक हो गया। नंबर 1 तो वागस नर्व की स्टिमुलेशन है। दूसरा क्या है, इसके साथ अगर ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन हो जाए, कैटरल इन्फ्लामेशन कहते हैं उसको, ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन। अब कोई भी पायोजेनिक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होगी, उसके कारण म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन होगी, म्यूकस क्रीट होना शुरू हो गया, म्यूकस जो उसका ल्यूमेन है उसको छोटा कर देगा, और बाद में म्यूकस थिक हो जाती है, उसको टिनेशियस म्यूकस कह देते हैं। और कई बार तो जब सांस हम जोर लगा के बाहर छोड़ते हैं तो कई बार तो वहां पे हिमरेजिक स्पॉट्स भी बन जाते हैं, ब्लड स्पॉट्स बन जाते हैं, वो भी रास्ते को नैरो कर देंगे। अब वहां पे ईसिनोफिल भी आएंगे, क्योंकि एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है, ईसिनोफिल भी रास्ते को नैरो कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, भी बार बार अस्थमा का अटैक आने से ब्रोंकियल मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जैसे आप काम करते ना, जिम में जाते हो, वर्किंग करते हो, तो आपके मसल बन जाते हैं। इसी तरह ब्रोंकियल ट्री जब बार बार सांस बाहर छोड़ती है जोर लगा के, तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी होने से नंबर 1 वागस नर्व के स्टिमुलेट होने से, नंबर 2 वहां पे ईसिनोफिल इकट्ठे होने से, म्यूकस इकट्ठे होने से, हिमरेजिक स्पॉट्स बन जाने से, इन सभी कारणों से जो ल्यूमन है, जो एक्सपीरेशन की ड्यूरेशन वाली, वो नैरो हो जाती है, कई जगह तो बंद ही हो जाती है। अब इतने छोटे रास्ते से जब सांस बाहर जाएगा तो उसके कारण सीटियां बजती हैं, तो इसी के कारण ब्रोंकियल अस्थमा वाले में व्हीजिंग साउंड आती है। अब आ गया इसकी डेफिनेशन क्या होगी ब्रोंकियल अस्थमा की। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैरोक्सिमल अटैक ऑफ डिस्निया। पैरोक्सिमल कहते हैं एपिसोडिक को, जिसके एपिसोड आते हैं, ये आज ठीक ठाक है, हो सकता है आधे घंटे में अस्थमा का अटैक आ जाए, हो सकता है 6 महीने अस्थमा का अटैक ना आए। अटैक कब आएगा, जब उसकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगी, जब उसको एलर्जी होगी, या जब कोई कारण बनेगा। तो पैरोक्सिमल अटैक ऑफ डिस्निया विद शॉर्ट इंस्पिरेटरी एफर्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन। अब इसमें क्या है, भी इंस्पिरेशन शॉर्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि जो सांस अंदर गई थी वो लंग्स में इकट्ठी होगी और बाहर निकलने का रास्ता उसका नैरो है, तो नैरो रास्ते से वो धीरे धीरे करके निकलेगी। जब तक वो नहीं निकलेगी अंदर नई फ्रेश एयर नहीं आएगी, तो इसलिए इंस्पिरेशन उसमें छोटी हो जाती है। नैरो इंस्पिरेटरी एफर्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन,
बाहर की तरफ सांस धीरे धीरे करके निकलता रहता है, उसको प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन कह देते हैं। और ये होता कब है? स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। दोबारा बता देता हूँ, पैरोक्सिमल अटैक ऑफ डिस्निया with short inspiratory effort and prolonged expiration due to the narrowing of the trachea, bronchus and bronchioles। अभी नैरो होने के रास्ते मैंने अभी बताए थे आपको। और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। 50% 10 साल से कम वाले बच्चों में होता है। तो बच्चों में जब होता है तो मेल में फीमेल की बजाय 2 गुना ज्यादा होता है, और एडल्ट्स में दोनों में रेशो बराबर मिलती है मेल फीमेल में। और विंटर स्प्रिंग सीजन में इसके होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि म्यूकस होती है, ठीक होगा नहीं। और छोटे बच्चों में होने का मेन कारण है भी उनकी एक्सपल्शन पावर कम होती है, वो स्पूटम को बाहर एक्सपेल नहीं कर पाते, तो इसलिए छोटे बच्चों में अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो अंदर ही इकट्ठी करते रहते हैं। अब आगे इसके बाद फिर आगे इसके कारण, इटियोलॉजी, किस कारण से अस्थमा हो सकता है। इटियोलॉजी में क्या है भी 2 फैक्टर हैं, एक तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, एक एक्साइटिंग फैक्टर है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में खुद अस्थमा नहीं करते, पर वो अस्थमा बनाने में हेल्प करते हैं, गौण कारण कह देते हैं, मुख्य कारण नहीं है। इसमें क्या है भी, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो देयर में भी हिस्ट्री ऑफ द पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। उस व्यक्ति को कोई एलर्जी की हिस्ट्री मिलेगी, क्योंकि एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है, उसके ब्रदर सिस्टर को, पेरेंट्स को, किसी को भी एलर्जी की हिस्ट्री ऑफ द एलर्जी इन फैमिली और पर्सनल। इसमें क्या है, हिस्ट्री एलर्जी वाली में कोई हे फीवर हो सकता है, अर्टिकेरिया हो सकता है, उसको एक्जिमा हो सकता है, पेशेंट के अटेंडेंट या पेरेंट्स को अस्थमा भी हो सकता है। तो अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे को अस्थमा होने के चांसेस बन जाते हैं, तो इसलिए आप हिस्ट्री लेते हो। तो एक तो होगा भी हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। दूसरा इसमें आ जाता है भी हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या है, जो व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बात पे उनको पिंच कर जाती है, गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, तो उसका वागस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। तो वागस नर्व स्टिमुलेट होने से उनकी ब्रोंकियल मसल को नैरो कर देती है, कंस्ट्रिक्ट करके। तो हाइपर सेंसिटिविटी इसका एक दूसरा कारण है। पहले वाला एलर्जी, दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी। आपने देखा होगा जो फिल्मी स्टार हैं, फिल्मी स्टार में अस्थमा के केस आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनको डिफरेंट टाइप के रोल्स करने पड़ते हैं, उसी हिसाब से उनकी हाइपर सेंसिटिविटी बन जाती है, ठीक होगा। तीसरा इसमें कारण है भी एनी कॉज ऑफ लोअर हेल्थ। अगर लंग्स की वाइटैलिटी किसी बीमारी के कारण अगर कम हो जाती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, कैंसर है, ठीक होगा नहीं, तो इनसे जब लंग्स की वाइटैलिटी कम है, नेचुरल है, फिर बाहर एयर को एक्सपेल करने में उसकी पावर कम हो जाती है, तो उससे भी वो वीक होने के कारण अस्थमा के अटैक आने के चांसेस बन जाते हैं। फिर हार्मोनल है, एंडोक्राइनल, ये फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से अगर अस्थमा का अटैक हो गया तो ये मेनोपॉज तक पहुंचते पहुंचते उसकी फ्रीक्वेंसी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बढ़ जाती है। फिर आ गया इसके एक्साइटिंग कॉज। अस्थमा के जो मेन कारण हैं जिनके कारण अस्थमा होता है, जिसकी आपने ट्रीट करनी है, तो पहले है भी हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अ वैरायटी ऑफ एलर्जेंस, जो एलर्जी पैदा करते हैं, जो नुकसानदायक हैं। अब ये एलर्जन बहुत टाइप के हो सकते हैं, इनहेल्ड हो सकते हैं, जो अपने आप आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, जैसे आजकल ये कोरोना के चक्कर में कह देते हैं ना, मास्क लगा के रखो, ये अपने आप अंदर चला जाएगा, ये एलर्जन बन जाता है फिर, तो जो नुकसान पहुंचाए। एलर्जेंस में एक तो इनहेल्ड हो गया, इनहेल्ड वाले में पोलन ग्रेन्स हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, हाउस डस्ट हो गया, डेंड्रफ हो गया, और ब्लैंकेट के जो फाइबर हैं, ऐसी सारी चीजें जो इनहेल्ड। इंजेस्टेड वाले में खाने वाली चीजें, कुछ भी हो सकता है, दही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाने वाली चीजें एलर्जी पैदा कर देते हैं। कईयों को फिश से एलर्जी है, कईयों को मीट से है, कईयों को दही से एलर्जी है। फिर ऑक्यूपेशनल हो सकते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कोई को जैसे किराने की दुकान पे काम करते हैं उनको डस्ट से एलर्जी है, कोई लैब्स में काम करते हैं उनको कोई अपने केमिकल से एलर्जी है। तो ये हो गया इनहेल्ड, इंजेस्टेड, ऑक्यूपेशनल। फिर उसके बाद आ जाता है भी कईयों को ड्रग्स और केमिकल से भी एलर्जी होती है, किसी को स्पिरिट से एलर्जी है,
किसी को टिंचर आयोडीन से एलर्जी है, किसी को गम अकेशिया से एलर्जी है, किसी को प्रिंटर इंक से एलर्जी है, कोई कहता है मैं बुक खोलता हूँ बुक से भी एलर्जी हो जाती है किसी को। तो बुक के ऊपर जो प्रिंटिंग इंक है, इंक से एलर्जी होती है। कईयों को इसके पेपर से एलर्जी है, तो उसी टाइम से छींकें लग जाती हैं, तो ये भी अस्थमा का कारण बन जाते हैं, ड्रग्स एंड केमिकल। फिर इसके बाद आ जाता है भी कंडीशन ऑफ द नेजल पैसेज। अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नेजल पैसेज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट है तो वो अस्थमा का कॉज कर देगा। जैसे कि साइनोसाइटिस है, नेजल पॉलिप है, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस कह देते हैं जो बार बार जुकाम होने से नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसको करते हैं एलर्जिक हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। तो एक तो हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस हो गया, एक साइनोसाइटिस हो गया, और तीसरा नेजल पॉलिप। तो ये जब रास्ता नैरो कर देंगे, बाहर सांस छोड़ने में आपको डिफिकल्टी आएगी, तो अल्टीमेटली ये अस्थमा में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आती है लंग्स की कुछ ऐसी बीमारियां जो लंग्स के स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिक्टिसिस है। एक ब्रोंकिक्टिसिस क्या है भी, उसमें क्या है, ब्रोंकियल ट्यूब्स वो वाइड हो जाती हैं। वाइड हो जाती हैं तो जो स्पूटम बाहर फेंकते हैं तो उसको बाहर फेंकने में असमर्थ हो जाती है, सीली रिएक्शन उनका बिगड़ जाता है, तो स्पूटम अंदर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने से वो स्टेगनेंट हो गया, उसमें फिर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, पस बन जाती है। तो पस लंग्स को गला देती है, तो उसकी वाइटैलिटी कम होगी। तो ब्रोंकिक्टिसिस, ट्यूबरकुलोसिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो नाम से ही पता चलता है, जो उसका ल्यूमेन को छोटा कर देती है। ये हो गया भी इसके कारण। एक होता है भी रिफ्लेक्स कॉज होता है। एक रिफ्लेक्स कॉज में क्या है, वैसे तो चांसेस इसके कम होते हैं। एक तो रात का खाना ज्यादा हैवी खाने से पेट फुल हो जाता है। पेट फुल हो जाता है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है डायाफ्राम के द्वारा, तो लंग्स का स्पेस कम हो जाने से उसको अस्थमा के अटैक आने के चांसेस बन जाते हैं। वैसे चांसेस कम होते हैं। एक सिंपल कॉन्स्टिपेशन में हो जाता है। सिंपल कॉन्स्टिपेशन में क्या है, अपने पेट में हवा इकट्ठी हो जाती है, जैसे अभी आया था अनाह, पेट में इकट्ठी हो जाती है, वो डायाफ्राम को ऊपर की तरफ धकेलती है, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण लंग्स की वाइटल जिसकी पहले से एलर्जिक है उसको अस्थमा का अटैक आ जाएगा, जो नॉर्मल है उसको नहीं आएगा। एक है पर्सन एक्सपोज टू ऑल वेदर, जो सारे वेदर में काम करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी नेचुरली डेवलप कम होती है। तो ये हो गया इसके एक्साइटिंग कॉज। अब आ गया इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स और साइन। सिम्टम में क्या है भी, सबसे बड़ा इसका सिम्टम है इसकी पैरोक्सिमल नेचर है, पैरोक्सिमल या एपिसोडिक। इसका क्या मतलब है भी, आपको पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा, हो सकता है आधे घंटे में उसको कोई वागस नर्व स्टिमुलेट हो जाए, उसको किसी चीज से एलर्जी हो जाए, उसको अस्थमा का अटैक आ जाए। तो इसकी एपिसोडिक नेचर है। जैसे एपिलेप्सी वाले में कोई पता नहीं कब अटैक आ जाए, इसी तरह एपिलेप्सी का भी सेम, इसी तरह ब्रोंकियल अस्थमा का भी। तो एपिसोडिक नेचर है पैरोक्सिमल नेचर। इसमें क्या व्यक्ति बिल्कुल आपको ठीक ठाक मिलेगा, हो सकता है आधे घंटे में वो वायलेंट अटैक में चला जाए। अब जब अटैक में चला गया, इसका मतलब उसकी एक्सपीरेशन का जो रास्ता है वो नैरो हो गया। नैरो होने का कारण अभी बताया था मैंने, एलर्जी के कारण, वागस नर्व के स्टिमुलेट होने के कारण, म्यूकस सिक्रीशन के कारण। बंद हो गया शायद। नहीं सर, आवाज आ रही है सर, बिल्कुल ठीक है ठीक है मैडम। हाँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें क्या है भी, हाँ, पैरोक्सिमल अटैक ऑफ डिस्निया। अब इसमें क्या है भी, इसके पैरोक्सिमल नेचर है, व्यक्ति आपको बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा, हो सकता है आधे घंटे में वायलेंट अटैक में चला जाए। तो वायलेंट अटैक में जाने का कारण क्या है भी, उसको वागस नर्व स्टिमुलेट होगी, कोई एलर्जी का कारण मिल गया, जिसके कारण वो उसका एक्सपीरेशन का रास्ता बंद हो गया, वो अस्थमा में चला गया। अब इसमें क्या है भी, जब व्यक्ति को अस्थमा का अटैक आता है वो ज्यादातर अर्ली आवर ऑफ द मॉर्निंग में आता है, सुबह के टाइम आता है। सुबह के टाइम आने के वही कारण है, रात के वक्त सोते सोते हमारे म्यूकस सिक्रीशन इकट्ठे होते रहते हैं, वो रास्ते को जो पहले से ही नैरो है और ज्यादा नैरो कर देते हैं, सांस आना व्यक्ति को बंद हो जाता है, जिसके कारण वो अस्थमा में चला जाता है। जब उसका सांस बाहर निकलना बंद हो गया तो उसके कारण क्या है, व्यक्ति भी ही सफोकेशन महसूस करता है, ही फील सफोकेशन इन द चेस्ट, कॉन्स्ट्रिक्शन इन द चेस्ट या सफोकेशन इन द चेस्ट, ही वेक अप, उसकी नींद खुल जाती है।
ही बिगिन टू कफ, खांसी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो अंदर एयर रुकी हुई है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है रिफ्लेक्स। जैसे नाक में कोई चीज चली जाए ना, आप छींक मारते हो, गले में चीज चले जाए तो आप खांसी करते हो। तो एक तो पेरोक्सिमल नेचर है, दूसरा अटैक इसका अर्ली आवर ऑफ द मॉर्निंग में आता है, और जैसे ही अटैक आता है पेशेंट वेकअप विद द फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन द चेस्ट, क्योंकि अंदर एक एयर इकट्ठी होनी शुरू होगी, वो उसके कारण उसको कंजेशन लगती है, तो उसकी नींद खुल जाती है। खांसी करनी शुरू कर देता है, क्योंकि उसको एयर को जो अंदर रुकी हुई है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब उसकी वीजिंग स्टार्ट हो जाती है, सीटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। अब सीटियां क्यों बजती हैं? क्योंकि नैरो रास्ते से उसको हवा को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे मान लो आपका दरवाजे से आप एंटर करते हो और आपको कह दे छोटी खिड़की से आपने वापिस बाहर जाना है, तो छोटे रास्ते से जब जाओगे आपको जोर लगाना पड़ेगा। तो छोटे रास्ते से जब हवा बाहर निकलते हैं तो सीटियां बजती हैं, वीजिंग। और ही बिगिन टू गास्प, गास्पिंग फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए छटपटाने लगता है। तो तीन चीजें हो गई, वीजिंग स्टार्ट, ही बिगिन टू कफ एंड गास्पिंग फॉर ब्रीदिंग। उसके बाद क्या है, भी अगर अटैक ज्यादा सीवियर हो तो व्यक्ति अपने बेड को छोड़ के खिड़की को पकड़ के खड़ा हो जाता है, ताकि उसकी एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन उसको चेस्ट को फुलाने में थोड़ा हेल्प करें। खड़ा होने से डायफ्राम नीचे चला जाएगा, और किसी चीज को पकड़ेगा तो उससे ये लंग्स एक्सपेंड कर जाएगी। तो एसेसरी मसल्स उसकी वर्क करती हैं, इसलिए किसी चीज को पकड़ के खिड़की के सहारे खड़ा हो जाता है। अटैक ज्यादातर कुछ मिनट के लिए रहता है, ज्यादातर 5-4 मिनट के लिए रहता है, कुछ घंटे या कुछ दिनों तक रह सकता है, पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं। उसको स्टेटस अस्थमेटिकस कहते हैं, जब ज्यादा देर तक चल जाए। जैसे जैसे अटैक बढ़ता जाता है उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्ट होती जाती है। अटैक अपने आप कुछ देर में शांत हो जाता है, 4-5 मिनट में। तो जैसे ही अटैक खत्म होगा उसकी ब्रीदिंग बिकम्स ग्रेजुअली इजियर, सांस उसको आसानी से आना शुरू हो जाएगा। अब उसका जब अटैक खत्म हो जाता है, जो म्यूकस क्रिएट हुए थे, इकट्ठे हुए थे, वो बाहर निकल जाते हैं। पेशेंट एक्सपेल लार्ज अमाउंट ऑफ द म्यूकॉइड स्पूटम। कई बार तो पेशेंट का यूरिन भी निकल जाता है। तो ये हो गए इसके सिम्टम। अब आ गया पेशेंट को जो साइंस के मिलेंगे, देखने जाते हैं हम, तो पेशेंट आपको बेड में सिटिंग पोजीशन में मिलेगा हमेशा। लेटी हुई पोजीशन में तब मिल सकता है जब पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो, अदरवाइज आपको सिटिंग पोजीशन में मिलेगा। स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए छटपटाता मिलेगा। एक तो ये चीज है भी, पेशेंट इज सीन सिटिंग अपराइट इन द बेड स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीदिंग। और दूसरा उसमें क्या है भी, जब उसके चेस्ट को आप पेल्पेट करते हो, पेल्पेट करने पे इन्फ्लेटेड कंडीशन में मिलेगी। जैसे गुब्बारे को फुला के छोड़ देते हैं ना, गुब्बारा फुला हुआ मिलता है, तो इन्फ्लेटेड कंडीशन में चेस्ट मिलती है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। मूवमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें से सांस बाहर नहीं निकल रहा, अंदर जाता नहीं है, तो उसके कारण इन्फ्लेटेड कंडीशन में चेस्ट मिलती है। अंडरगोइंग लिटिल एक्सपेंशन विद ईच शॉर्ट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कम क्यों है? रास्ता उसका सही है इंस्पिरेशन का, पर अंदर जाने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है। स्पेस तब बनेगा जब एक्सपीरेशन के द्वारा उसकी सांस बाहर जाएगी। तो जब तक सांस बाहर नहीं निकलेगी इंस्पिरेशन नहीं होगी, इसलिए उसकी चेस्ट इन्फ्लेटेड कंडीशन में मिलती है। उसके बाद आ गया भी, इसके कारण जब उसको ऑक्सीजन की ट्रांसफ्यूजन नहीं होती तो व्यक्ति साइनोज हो सकता है। उसके नेल बेड्स, उसके नोज, उसके लिप्स नीले हो सकते हैं। ठीक होगा। उसके बाद है उसके जो ये सुप्रा क्लेविकुलर हॉलोज, जब आप जोर से सांस लेते हो तो ये गड्ढे पड़ जाते हैं। ये इंक्रीज सुप्रा क्लेविकुलर हॉलोज कहते हैं। ये आपको गड्ढे हमेशा बड़े बड़े मिलेंगे उसके। और इसमें क्या है भी, उसके परकशन करोगे, परकशन ठेपन कहते हैं उसको। परकशन करने पर क्या है, लंग्स में एयर कलेक्ट होगी, कलेक्शन ऑफ द एयर के कारण उसको एम्फिसीमा कहते हैं। तो इसमें रेजोनेंट साउंड आएगी, जब आप परकशन करके देखोगे रेजोनेंट साउंड, जैसे ऐसे लगा जिसके अंदर हवा भरी हुई हो। अगर सॉलिड है तो डल साउंड आएगी, अगर एयर कलेक्टेड है तो रेजोनेंट आएगी। फिर आप पेशेंट की स्टेथोस्कोप लगा के एग्जामिनेशन करते हो। वैसे तो इसमें स्टेथोस्कोप की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें क्या है, इतनी ऊंची ऊंची उसकी रोंकाई सुनाई देती हैं। रोंकाई कहते हैं जो ड्राई साउंड होती हैं बिना म्यूकस के। जो रास्ता छोटा है एक्सपीरेशन का, उसमें से जब हवा बाहर जाती है तो उसके कारण जो सीटियां बजती हैं उनको रोंकाई कहते हैं। लाउड सिबिलेंट एक्सपीरेटरी रोंकाई। रोंकाई इतनी ऊंची होते हैं कि दूसरे कमरे में बैठे आपको सुनाई देती हैं, स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको पता चल जाता है भी अस्थमा का अटैक आ गया व्यक्ति को।
या जैसे वो सांड लड़ते हैं ना, दूर से आवाज सुनाई देती है, तो इसको कहते हैं लाउड सिबिलेंट ट्रोंकाई। अब पेशेंट को एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है तो ईसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है, ईसिनोफिलिया हो जाता है। ईसिनोफिल के ऊपर कार्बन डिपॉजिट हो जाती है, तो उसके कारण चारकोट लेडन क्रिस्टल बन जाते हैं। तो आप एग्जामिनेशन करोगे तो चारकोट लेडन क्रिस्टल बन जाते हैं। और इसमें क्या है, भी जो पेशेंट स्पूटम फेंकता है, स्पूटम के लंबे लंबे रेशे बन जाते हैं, तो उसके साथ एपिथेलियल सेल मिलने से उसके लंबे रेशे बन जाते हैं, उसको कर्ट्समैन स्पाइरल्स कहते हैं। तो एक तो कर्ट्समैन स्पाइरल्स मिलेंगे, चारकोट लेडन क्रिस्टल मिलेंगे, ईसिनोफिल की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर बच्चे को अस्थमा के अटैक बार बार आते हैं तो उसमें चेस्ट डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है, क्योंकि चेस्ट सॉफ्ट होती है ना उनकी, तो चेस्ट डिफॉर्मिटी, पिजन चेस्ट बन जाती है। और बड़े लोगों में एम्फीसीमा डेवलप हो जाता है। तो ये था भी। इसके बाद अगर कुछ कंडीशनें ऐसे होती हैं जैसे कि रीनल अस्थमा, और एक होता है कार्डियक अस्थमा, एक होता है प्रोटीन इंड्यूस्ड। रीनल वाला तो मैंने अभी बताया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड लंग्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण उसको अस्थमा का अटैक आ जाता है। कार्डिक वाले में उसका सीधा ये, अगर आप उसका हार्ट का वो 4 चैम्बर बना लो, 4 चैम्बर में मिट्रल स्टेनोसिस होने से, मायोकार्डियल इंफाक्शन होने से, हार्ट फेलियर होने से, जब लेफ्ट वेंट्रिकल की बजाय लेफ्ट एट्रियम में ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वापिस चला जाता है, नेगेटिव प्रेशर कहते हैं उसको, क्योंकि जाना तो उसने लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा में जाना है। तो एओर्टिक रीगर्जिटेशन होने से, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होने से, मायोकार्डाइटिस से, कार्डियोमायोपैथी होने से, मायोकार्डियल इंफाक्शन होने से और मिट्रल स्टेनोसिस होने से लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में जाने के बजाय लेफ्ट एट्रियम में वापस आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लंग्स में वापस आ जाता है। तो लंग्स में जब फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो उसके कारण उसको अस्थमा का अटैक आ जाता है, और उसके कारण उसको कहते हैं कार्डिक अस्थमा। थैंक यू भैया, थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी जी। हेलो डॉक्टर प्रदीप, हेलो 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 हेलो, बेटा हाँ जी आवाज सर। आ रही है? हाँ जी सर, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत एक विस्तृत व्याख्या की, महाश्वास और श्वास और छिन्न श्वास को अलग अलग बहुत अच्छे से बताया सर। क्योंकि अक्सर यही लगता है सर, श्वास रोग का मतलब बहुत से विद्यार्थियों के लिए यही हो जाता है कि हाँ ठीक है, अगर ये श्वास रोग है तो सारा ही अस्थमा है, क्योंकि वो लिखा इस तरह से जाता है। मॉडर्न के जितने भी हॉस्पिटल है वहां पे भी यही रहता है कि हाँ ठीक है, आप अगर श्वास रोग विभाग, मतलब उसमें पल्मोनोलॉजी कंप्लीट नहीं कवर कर पाते हम एज ए स्टूडेंट सर। आपके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर, उसके लिए मैं एक बार फिर आपका साधुवाद करता हूँ। सभी तरफ से आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, मैं सर नहीं सर, मैं आपके बिल्कुल ही एक छोटा विद्यार्थी हूँ सर। नहीं नहीं सर, मैं कई बार मजाक में बोलता होता हूँ कि आयुर्वेद में जहाँ श्वास रोग के बारे में बताया गया, और ये हम सब विद्यार्थियों को सीखना चाहिए सर। एक ऑब्जर्वेशनल जो हमारी स्किल्स होती है सर, वो शायद हम लोग कहीं ना कहीं उन्हें खो गए हैं या उन्हें एक्सप्लोर नहीं कर पाए। शास्त्र कहता रहा विद्या वितर्क विज्ञानम, वितर्क करने की जो क्षमता थी सर, वो कहीं बंद हो गई है। जैसे आपने कहा कि उस चीज को एक्सप्लेन किया या एक्सप्लोर किया, वो चीज हर एक विद्यार्थी में या हर एक चिकित्सक में होनी आवश्यक है। अब रीनल कंडीशन से आप अस्थमेटिक कैसे हो जाते हैं, अकेले एनीमिया नहीं होता, वो रीनल कंडीशन होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो कहा कि मेडुला ऑब्लांगेटा, मतलब आपके जहाँ पे बेसिक, जहाँ से ब्रीदिंग की एक प्रक्रिया शुरू होती है ब्रेन में, वहां से ही खराब हो गया तो सिस्टम वास्तव में बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा। मैं बाकी सारी चीजें करने से पहले एक बार सभी से, जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी उपस्थित हैं, मैं एक बार चाहूंगा कि हम लोग 10 मिनट के लिए एक क्वेश्चन आंसर का सेशन, अगर कोई भी किसी के मन में किसी तरह के सवाल है
अपना माइक म्यूट करके एक बार वो प्रश्न पूछें सर, क्योंकि वो डिस्कशन में ज्यादा लाभ देगा। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो सर ने शायद इतने अच्छे से बता दिया कि किसी के पास कोई सीधा प्रश्न नहीं है इस विषय में। हेलो सर। हाँ जी निशा जी, बताइए बताइए सर। गुड इवनिंग। हेलो बेटा, एक बार अपना नाम थोड़ा परिचय देकर फिर आप अपना प्रश्न पूछिए, है ना। थैंक यू बेटा। सर माय नेम इज निशा फ्रॉम आई ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज, 3rd ईयर। सतीश सर, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए सतीश सर। हेलो, अनम्यूट हो गया। हाँ जी बेटा, पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि महाश्वास को असाध्य क्यों बताया गया है? असाध्य इसलिए बताया गया है क्योंकि उसके जो कारण हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा का डिजेनरेशन हो जाना, ओपियम के कारण हो जाना, मेनिंजाइटिस के कारण हो जाना, एब्सेस, जो भी ब्रेन की डिजीज हैं, सीएनएस में इन्फेक्शन हो जाना, तो इसीलिए इसको असाध्य बताया गया बेटा। सर जैसे कि किसी भी स्टेज में हो सकता है क्या ये? जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे बचपन में होएगा या फिर सर बड़े होने के बाद, या फिर एक लाइफ स्टेज पे? या तो जेनेटिक हो सकता है, बचपन में हो सकता है, या फिर ओल्ड एज में, एडल्ट्स में। जैसे ब्रेन को डेड तभी हो गया अगर आप टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा लेते हो। ओपियम का मतलब यही है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस लेके अपने ब्रेन को, या अल्कोहल के कारण भी हो जाता है तो कह देते हैं ना इसका ब्रेन डेड हो गया, या कोई हेड इंजरी के कारण भी हो सकता है, हेमेटोमा के कारण, ये भी मैंने बताया अभी आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डैमेज होने का मतलब है इसका, तो इसलिए महाश्वास होता है। बायोट ब्रीदिंग बोल रहा है इसको। ओके सर, थैंक यू सर, क्लियर। और कोई प्रश्न हो किसी का भी? डॉक्टर प्रदीप, आप कुछ चिकित्सा के अनुभव और बच्चों की प्रेरणा के लिए कुछ बताइए। मीनवाइल अगर कोई आता है ना क्वेश्चन, तो मैं चैट बॉक्स में ध्यान कर रही हूँ बेटा। हाँ जी, थैंक यू। मैडम मैं चिकित्सा के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं तो पैथोलॉजी पढ़ाता हूँ ना, रोग विज्ञान, तो चिकित्सा तो हम नहीं करते। नहीं, कोई बात नहीं। चिकित्सा डॉक्टर प्रदीप और मैं संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सतीश सर कह तो रहे हैं कि चिकित्सा नहीं संभालते, लेकिन रोग की परीक्षा जब आ जाए ना, क्योंकि आचार्य चरक भी कहते हैं रोगमादो परीक्षे तत्व अनंतरम मोक्षम, रोग की परीक्षा ही नहीं आएगी, सबसे बड़ी समस्या ही निदान है, डायग्नोसिस है। तो आपने सर हमें बहुत एक अच्छा वो दिया कि डायग्नोस कैसे करना, उस चीज को समझना कैसे है। वही चीज मैं उससे बोल रहा था कि आयुर्वेद ने तो इतना अच्छा डायग्नोसिस का तरीका बताया कि आप रोगी की आंखें या चेहरा देख के क्या पता लगा सकते हैं उसे महाश्वास हुआ है या ऊर्ध्वश्वास हुआ है या तमक श्वास है। रोगी को देखते ही हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सारे नाम बताए, सारी स्थितियां बताई कि कहाँ क्या हो रहा है। महाश्वास में जैसे वो कहते हैं प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान, जैसे सर ने कहा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का हिस्सा इफेक्टेड है, तो वो ज्ञान और विज्ञान। और दूसरा उसमें कहते हैं विभ्रांत लोचने विकृत अक्षी आननो, यानी विभ्रांत लोचने आदमी इधर उधर देखता है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ लुक, कंफ्यूज लुक देता है। और वैसा ही जो ऊर्ध्व श्वास है उसमें वो कहते हैं ऊर्ध्व दृष्टि, आदमी की आंखें चढ़ी हुई सी होती हैं, जिससे कहते थे ना आम भाषा में चढ़ी हुई सी आंखें,
और तीसरा छिन्न श्वास में कहते हैं विप्लुताक्षय परीक्षीण श्वसन रक्त एक लोचने। तो बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पे सिर्फ चेहरा देखकर, रोगी का चेहरा देखकर हम डायग्नोस कर सकते हैं, और इतना सटीक मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं मिलता। जैसे समक्ष श्वास में बताया है, उच्छित अक्षो ललाटेन स्विद्यता, माथे पे पसीना है, आंखें थकी सी ऊपर की ओर उठी हुई सी, फूली हुई सी आंखें हैं, बर्स्ट आइज, ऐसे एक ये जो एक स्टेट है आंखों की वो रहेगी। एज ए चिकित्सक मेरा जितना श्वास रोग से है, ऑब्वियस सी बात है, महाश्वास या ऊर्ध्व श्वास जैसी इमरजेंसीज डील करना और उसको परसिस्ट करना, उनमें रिजल्ट देना एक बहुत अलग चीज होती है। जहां तक बात है चिकित्सा की, मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगती हैं शास्त्र के साथ, कि हमें जो बिंदु दिए गए, हमें जो चीजें बताई गई कि आपको कैसे करना है और क्या करना है चिकित्सा करते वक्त। तो जहां आयुर्वेद की बात आती है श्वास रोग के बारे में खासकर, मेरे को ये लगता है कि उसमें जो पहले 3 शब्द हैं हम उनको मिस कर देते हैं बहुत बार चिकित्सा में। वो कहते हैं कारण, स्थान और मूल। इन तीनों की चिकित्सा श्वास रोग में बहुत जरूरी है। आप कारण हटाए बिना तो उसको कर नहीं सकते, और स्थान इसलिए कहा क्योंकि ये पित्त स्थान समुद्भव, वात कफात्मक व्याधि है लेकिन पित्त स्थान समुद्भव है, पित्त के स्थान से ये उठी है। और कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि मैं कई बार नोटिस करता हूं, पित्त स्थान से हम लोग आमाशय पे आके रह जाते हैं। वो आमाशय नहीं है, आमाशय से वो अलग चीज है। हमें ये चीज समझनी होगी और हमें समझनी भी चाहिए। पित्त स्थान समुद्भव मतलब पित्त के स्थान, अग्नि के स्थान से वो चीज चली है। तो हमें तीनों दोषों का ध्यान रखना है। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, स्थान और मूल क्या है। मूल मतलब प्राणवय स्रोतस का मूल है, वहां पर हमें रसवय ध्वनियों और सारी चीजों को ध्यान में रख के ही चिकित्सा करनी होती है। इसीलिए मुझे जो लगता है पर्सनली है कि ये जो एक धारणा बन जाती है कि श्वास रोग में तो ये चीज ठीक हो ही नहीं सकती, वो सबसे बड़ा कारण एक तो ये है कि हम लोग तीनों चीजों को इकट्ठे नहीं देखते हैं। और एक चीज जो उससे भी बड़ी गलती एज अ चिकित्सक, वो मेरे हिसाब से मैंने बहुत बार की होगी, मैं चाहूंगा मेरे से जितने भी अनुज हैं, मेरे से छोटे हैं, वो कोई भी ना करें इस तरह की मिस्टेक। वहां पे का वात अविरोधी चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि कफ की चिकित्सा करते करते अगर हम रुक्ष गुण को बढ़ा रहे हैं और रुक्ष गुण बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो हम वात का विरोध कर रहे हैं। अब वात को अविरोधी स्थिति में रखना है, वात का विरोध नहीं करना है, वात को आपको कंट्रोल करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको कफ का क्षय करना है, कफ का क्षय नहीं करना है। क्योंकि हम लोग जब भी श्वास का पेशेंट आता है, या जैसे अस्थमा का पेशेंट, मैं श्वास नहीं वर्ड यूज करूंगा, ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट आता है, दिमाग में एक ही चीज होती है, इसका कफ कम कर दीजिए। हमें कफ नहीं कम करना है उसका, हमें अकेला कफ नहीं कम करना है। सॉरी, मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमें पित्त का भी ध्यान रखना है, और उसी समय हमें साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि वात का विरोध ना हो जाए हमसे कहीं। वात विरोधी चिकित्सा का मतलब है हम उसके पूरे के पूरे सिस्टम को क्रैश कर रहे हैं, हम उस चिकित्सा को डीरेल कर रहे हैं। तो एक चीज ये हमेशा होती है। दूसरा, मेरा जो एक लर्निंग है, क्लिनिकल लर्निंग है, जो इतने सालों में मैंने सीखा है रोगियों के साथ, वो ये है कि रोगी जब हमारे पास आता है ना, तो वो एक लेवल के साथ आता है कि साहब मेरे को अस्थमा है और मैं इनहेलर ले रहा हूं। और बहुत से लोग जो प्रैक्टिस में शायद इस चीज से रूबरू भी हुए होंगे और उन्होंने इस चीज को फेस भी किया होगा। आपको लक्षण क्या हो रहे हैं? जब हम लक्षण पूछना शुरू करते हैं तो हमें फुल फ्लैश्ड कहीं भी लक्षण, यानी कहीं भी मतलब बहुत से केसेस में नहीं मिलते हैं, फुल फ्लैश्ड लक्षण नहीं मिलते हैं। वो लक्षण क्यों नहीं मिलते हैं फुल फ्लैश्ड? कारण है उसका, एक बहुत छोटा सा कारण है। फुल फ्लैश्ड लक्षण इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो अस्थमा का रोगी है ही नहीं। अस्थमा हम जो एक परसीव करते हैं ना उसे, कि हाँ ये रोगी अस्थमा का रोगी है। कई बार क्या होता है, साइनोसाइटिस का पेशेंट है, नेजल ब्लॉकेज है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसे सांस अच्छे से खुल के नहीं आ रहा है। जैसे वो रोगी हमारे पास आता है ना, तो हमें लगता है कि अच्छा ना, सांस नहीं आ रहा है। वो सांस क्यों नहीं आ रहा है? जो मैंने आपको पहले कहा, जो एक व्याधि परीक्षण की, जो एक रोगमादो परीक्षित की जो जरूरत है, वो क्यों है? क्योंकि हम रोग की परीक्षा करते नहीं, क्योंकि वो इनहेलर ले रहा है, उसको किसी ने मतलब दूसरे सिस्टम के किसी डॉक्टर ने ये कहा है कि भाई तेरे को तो ये दिक्कत हो गई है, या उसको खांसी आ रही है, या उसको एलर्जिक राइनाइटिस है, या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी मान लीजिए आप। लेकिन मैं उसे
ब्रोंकियल अस्थमा तक तो नहीं लेके जा सकता ना। हमें ये व्याधि विनिश्चय खुद से करना है। हम जितना उसे पढ़ेंगे ना, मैंने जो आपको शुरू में कहा वितर्क करते रहिए। वितर्क का मतलब होता है आप उस चीज को एक्सप्लोर करते रहिए लॉजिकल लेवल पे। उसे ये मत छोड़िए कि हाँ ठीक है, इलॉजिकल कोई एक्सप्लेनेशन दे दी किसी ने, हाँ ठीक है, वो रोगी अस्थमा के लिए इनहेलर ले रहा है, वो इनहेलर अस्थमा के लिए नहीं ले रहा है, वो ब्रोंकोडायलेशन के लिए ले रहा है। ब्रोंकोडायलेशन हमारा कंसेप्ट नहीं है।